नमस्ते छात्रों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यानी कि जो औपनिवेशिक शासन काल था उसके अंदर कृषि और 1950 से लेकर 1990 तक जो कृषि की स्थिति थी उसमें क्या परिवर्तन देखने को आए और किस प्रकार से जब सत्ता का हस्तांतरण जब भारतीयों के हाथ में हुआ तो कृषि में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन किए गए। बच्चों, उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं उद्योग और व्यापार की जो स्थिति थी वो क्या रही। हम प्रथम में देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अगर उद्योग थे वो सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग थे। और हम देखें यदि आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत कम पहल की गई, लेकिन 1907 में टाटा समूह द्वारा जो टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी और जो चेन्नई के अंदर 1904 में जो सीमेंट का कारखाना खोला गया, इनके अलावा कोई विशेष कारखाने नहीं थे। यानी कि हम सूती और पटसन उद्योग तक सीमित थे और चीनी कारखाना हम देखें तो बिहार के बेतिया में खोला गया। इसके अलावा हमारे पास में किसी प्रकार के कोई औद्योगिक जिनसे हम या यूं कह सकते हैं आधारभूत उद्योग उतनी मात्रा में नहीं थे जिससे कि अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। तो क्या पहल की गई? हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब कृषि को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे तो कृषि के अंदर परिवर्तन भी देखने को मिले। जो जमींदारी जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन किया गया, तो कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को आए। लेकिन चूंकि अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने वाली थी तो उसके लिए बहुत अच्छे प्रयास उद्योगों के लिए किए जाने थे। हम देखते हैं कि जब प्रथम हमारी जो औद्योगिक नीति 1948 में बनी और जब हमारी एक आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 आई, तो हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक थोड़ा-सा टर्न यानी कि हम देखते हैं भारी उद्योगों की तरफ हम बढ़ने लगे। तो हमारा जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव बच्चों वो 1956 में आया और ये जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव था ये हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की एक आधारशिला बनी। और साथ ही जब हम देखते हैं कि बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, तो हमने विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया और देश के अंदर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े जो इस्पात उद्योग थे, वो हुए। तो हम देखते हैं 3 बड़े जो इस्पात उद्योग हम देखें, राउरकेला जो कि ओडिशा के अंदर है और बच्चों ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। द्वितीय हमारा आ रहा है भिलाई। भिलाई ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वर्तमान में। और बच्चों ये रशिया यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। और तीसरा आ रहा था दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये 3 बड़े ऐसे उद्योग थे, इनके स्थापित होने की वजह से हमारे धीरे धीरे जो अन्य उद्योगों की जो आधारशिला है वो तैयार हुई। इस हिसाब से जो 1956 का जो हमारा उद्योग नीति प्रस्ताव है या द्वितीय जो औद्योगिक नीति है वो बहुत बड़ा एक परिवर्तन या क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई और वो उद्योगों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुई। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पैसे की कमी यानी कि निवेश की जो कमी थी उसको देखते हुए हमारे सामने ये सारी की सारी समस्याएं आ रही थी। लेकिन इसके पश्चात हम देखें तो क्या-क्या परिवर्तन आए? क्या देश अब भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा था या कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता थी? तो बच्चों इसके अंदर आ रहा था कि चूंकि भारत एक ऐसा देश था जहां ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने थे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से गाँव का विकास हो, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले। तो हमारे पास में देश का एक करवे समिति का गठन किया गया। करवे समिति 1955 में गठित की गई और 1955 में जो इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण विकास यानी कि ग्राम और लघु उद्योग, ग्रामीण और लघु उद्योग यानी कि ग्राम का विकास भी करना और लघु उद्योगों की स्थापना भी करनी है। तो किस प्रकार से संरक्षण दिया जाए, लघु उद्योगों की जो सीमाएं थी उस समय क्या थी? तो बच्चों उस समय जो निवेश की जो सीमा लघु उद्योगों में निर्धारित की गई थी वो 5 लाख रुपए थी। ये धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ समय पहले 1 करोड़ और वर्तमान में इसकी जो राशि है निवेश की सीमा है वो 10 करोड़ के लगभग हो गई है। तो हम लघु उद्योगों की ओर बढ़ रहे थे, हम लघु उद्योगों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, उनको संरक्षण प्रदान करना चाह रहे थे। यानी कि जो विदेशी कंपनियां अगर आ रही है या बड़े पैमाने पर जो उद्योग थे उनसे छोटे उद्योगों को किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया जाए। छोटे उद्योग होते हैं वो अधिक रोजगार सृजक होते हैं और गांव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनको बढ़ावा कैसे दिया जाए। तो बच्चों हमारे पास में आ रहा था
कि चूंकि हम बड़ी मात्रा में आयात करते थे और बहुत कम मात्रा में हम निर्यात कर पाते थे, तो इस आयात का प्रतिस्थापन कैसे हो? ये हमारा था आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का आशय ये हो जाएगा बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरा, यानी कि हम जो आयात कर रहे हैं, यानी कि हमारे निर्यात बहुत कम थे और आयात बड़ी मात्रा में थे, इन आयातों को कैसे कम किया जाए, कैसे हम आत्मनिर्भर बने। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है आयात का सब्स्टिट्यूट हम क्या देखें। तो सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है बच्चों का, यानी कि हम जिन वस्तुओं का आयात कर रहे हैं उनका हम क्या करें, यानी कि देश के अंदर हम उनका प्रोडक्शन करें, हम उनका उत्पादन करें। तो आयात के स्थान पर जब देश के अंदर अपन वस्तुओं का जब उत्पादन करते हैं बेटा, तो वो क्या कहला रहा, आयात प्रतिस्थापन। हम इसके लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं, तो इसके हम ये हम दो चीज दे सकते हैं। एक तो आ रहा है बच्चों आपका प्रशुल्क, और एक आ रहा है कोटा। अब प्रशुल्क का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यानी कि हम जिन वस्तुओं को आयात कर रहे हैं उनके ऊपर यदि कर की राशि लगा दी जाए, टैक्स लगा दिया जाए, तो वो कहलाता है प्रशुल्क। यानी कि हम जो वस्तुएं आयात करें वो अब हमारे लिए क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और जब वह महंगी हो जाती है तो हम उनका आयात क्या करेंगे, कम मात्रा में करेंगे। इसका मतलब हमारा आयात कम होगा और शेष राशि जो हमारे देश में हम क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, या उत्पादन करने के लिए मजबूर है, हमें प्रयास करने। और नेक्स्ट देखते हैं हम कोटा। यहाँ कोटा का आशय ये हो जाएगा, हम जो वस्तुएं आयात कर रहे हैं उनकी एक मात्रा निर्धारित कर ली जाए, हम केवल इतनी क्वांटिटी में वस्तुओं का आयात करने जा रहे हैं। तो बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान समझना। यहाँ पर तो हम जो वस्तुएं आयात कर रहे हैं उनके ऊपर लगने वाला टैक्स है, केवल वस्तुओं पर जो लगना टैक्स है वो प्रशुल्क कहलाएगा। और कोटा का मतलब हमने आयात की गई जो मात्रा है उसको हमने निर्धारित कर लिए, तो वो क्या कहला रहा है, कोटा कहला रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे आयात होंगे वो बहुत कम मात्रा में हो जाएंगे, और देश के लिए जो आवश्यकता है अब उनका उत्पादन हमें घरेलू स्तर पर करना है। तो हम घरेलू स्तर पर करने के लिए क्या रहा है, हम करेंगे जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है ना, उनका विकास। हमें लघु उद्योगों का विकास करना होगा, यानी कि हमें बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए हमें इनका क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। अब हमें लघु उद्योगों का संरक्षण करना है बच्चों, तो लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए तो हमने सारी मात्राएं कम कर ली, देश के अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या संरक्षण से फायदा हो सकता है या इनके दोनों पहलू हो सकते हैं। तो बच्चों हम पहले लाभ देखते हैं का, हमने जो विदेशी जो चीजें हैं है ना, उनसे हमारे जो छोटे उद्योग है उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कम वस्तुएं, यानी कि देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। अब क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो पहला देखते हैं कि जो लघु उद्योग होते हैं बेटा, वो लघु उद्योग जो होते हैं वो रोजगार को बहुत अधिक मात्रा में प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि जो रोजगार की समस्या है वो समाप्त होगी, साथ साथ में गरीबी मिटेगी और देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। साथ साथ आ जाएगा देश की पूंजी, वो देश के अंदर रुकेगी, यानी कि हम अगर आयात कर रहे हैं तो हमारी जो राशि होगी या हमारी जो मुद्रा होगी वो विदेशों में जाएगी। तो भारतीय मुद्रा देश के जब अंदर रहेगी तो भारत की इकोनॉमी थोड़ी मजबूत होगी, और ऐसी स्थिति में भारत के व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन वो धीरे धीरे जो कि प्रतिकूल थे वो धीरे धीरे अनुकूल होने लगे। यानी कि धीरे धीरे हमारी जो विदेशी जो अर्थव्यवस्था अगर देखते हैं वो धीरे धीरे मजबूती की ओर आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो लघु उद्योग है वो हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में थे, इनको संरक्षण दिया जाना बहुत आवश्यक था। अब चूंकि विदेशों से जो वस्तुएं आ रही थी वो बड़े पैमाने पर उत्पादित होती थी और उनकी लागत कम आती थी, और कम आने की वजह से हम उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, और ये प्रतिस्पर्धा नहीं करने की वजह से जो लघु उद्योग थे वो चल नहीं पा रहे थे। तो जब आयात की मात्रा कम मात्रा में होगी तब ऐसी स्थिति में लघु उद्योगों को बढ़ावा स्वतः ही मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में सरकारें क्या करती है, सरकार उन क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करती है कि जहां पर ये लघु उद्योग नहीं है। इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है, उनको रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करा सकती है, सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकती है, या और जो मुनाफा अगर उनका हो रहा है तो उनके ऊपर लगने वाले टैक्स में भी वे क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। तो ऐसे प्रयासों को कर कर सरकार जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने का कार्य कर सकती है। इसका मतलब हमारे जो क्षेत्रीय विषमता है वो कम होगी, हर क्षेत्र में रोजगार का फैलाव होगा, और साथ साथ में प्रत्येक क्षेत्र का विकास होने लगेगा। तो ये कहीं न कहीं संरक्षण देना बहुत जरूरी था। तो अब हम देखते हैं कि क्या संरक्षण का कोई नुकसान या कोई विपरीत पहलू भी हो सकता है। बहुत से अर्थशास्त्री संरक्षण के विरोधी विरोधी भी थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि यदि अगर संरक्षण दिया जाता है तो हमारे जो घरेलू उत्पादक होंगे वो ऊंची कीमत रखकर और अगर वस्तुएं बेचते हैं तो हमें भारतीयों को या देशवासियों को हमें मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही उनको वह अभिप्रेरणा नहीं होगी, क्योंकि अगर कंपटीशन होता है तो बच्चों को क्या मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको प्रतिस्पर्धा मिलेगी, और प्रतिस्पर्धा में बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। जैसा होता है ना कक्षा में, तो आपको यदि आगे बढ़ना है तो अपन क्या करेंगे,
है ना? एक परीक्षा परिणाम आता है, टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं और उनके आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपके पास में या घरेलू अगर उद्योगों के पास में मोटिवेशन नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वो? वो जिस स्था मतलब उनकी जो गुणवत्ता है, वो उसमें विशेष सुधार करना नहीं चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर मान लो विदेशी प्रतिस्पर्धा होती है, तो हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली जो नुकसान होगा वो सबसे बड़ा नुकसान था, यानी कि हम उत्पादन भी कम मात्रा में कर रहे हैं और वह उतनी क्वालिटी का नहीं हो पा रहा। कीमत भी जो घरेलू उत्पादक होंगे वो अपनी मनमानी तरीके से रखेंगे। तो ये सारे नुकसान भी अर्थशास्त्र को बिल्कुल भली-भाँति से उनको पता था कि इनके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये संरक्षण के कहीं न कहीं एक नुकसान भी थे। तो हम देखते हैं आयात प्रतिस्थापन के लिए सारी चीज़ें थी, लघु उद्योगों को बढ़ावा भी देना था। चूँकि औद्योगिक नीति प्रस्ताव में एक बात हो रही थी का किस प्रकार से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का तालमेल भी बढ़ाया जाए। तो हम देखते हैं जब औद्योगिक नीति आया था, तो इसके अंदर हमने उद्योगों को भी 2-3 भागों में विभाजित किया था। यानी कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आधारशिला तो थी, लेकिन साथ-साथ में इन्होंने जो उद्योग थे उनको 3 श्रेणी में विभाजित किया था। यानी कि ऐसे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व हो, ऐसे उद्योग जिन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो और एक ऐसे उद्योग जिन पर सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व हो। लेकिन अंततः जो नए उद्योगों की स्थापना के लिए जो अनुमोदन किया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा या सरकारों के माध्यम से किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें एक तालमेल बैठाना था। हमें सरकारी क्षेत्र भी चाहिए, हमें निजी क्षेत्र भी चाहिए और इनके तालमेल से हम हमारी अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जाना चाह रहे थे। और साथ में ही हमें लघु उद्योग को भी प्रश्रय देना है ना? और सरकार के पास में बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, यानी कि निजी क्षेत्र को आकर्षित भी करना है। लेकिन निजी क्षेत्रों को आकर्षित करने के साथ-साथ में सरकार के पास में कुछ ऐसी बंदिशें, बाउंडेशन थी कि सरकार के कुछ उद्योग नुकसान में चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनको बंद नहीं कर पाई। तो बच्चों, ये हमने देखा कि उद्योग और व्यापार की जो स्थिति क्या थी, हम एक बार इस पर नज़र डालते हैं। बच्चों, सबसे पहले भारत में केवल उन उद्योगों का विकास किया गया था प्रथम में जो केवल बिल्कुल पूर्ण रूप से कृषि थे, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग। बहुत कम मात्रा में जो उद्योग थे वो दूसरे अन्य उद्योग थे। फिर देखते हैं कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जो 1956 में आया, ये उद्योगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। महत्वपूर्ण जब वित्त की कमी थी, महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना हुई। राउरकेला चूंकि उड़ीसा में है ना, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई छत्तीसगढ़ में रशिया के सहयोग से और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। और साथ ही उद्योगों की 3 श्रेणी विभाजित की गई। स्वामित्व के आधार पर सरकारी स्वामित्व, निजी स्वामित्व और दोनों के स्वामित्व के साथ में। तो ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव आई। लघु उद्योगों को इस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। तो जो करवे समिति आई थी 1955 में, उन्होंने कहा कि अगर लघु उद्योग का विकास करते हैं तो हम देखते हैं ग्रामीण विकास भी होता है और लघु उद्योगों को संरक्षण दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी करवे समिति आई थी और करवे समिति ने की वजह से हम देखते हैं कि धीरे-धीरे लघु उद्योगों की स्थापना हुई। लेकिन लघु उद्योगों को प्रोटेक्ट कैसे करें? उनको किस प्रकार से संरक्षण दें? तो आयात प्रतिस्थापन, यानी कि आयात को हमें कम करना है, तभी लघु उद्योगों की महत्ता भी साबित होगी। तो हमने प्रशुल्क और कोटा को अपनाया और प्रशुल्क और कोटा को अपनाने के साथ-साथ में जब हम संरक्षण दिया गया लघु उद्योगों को, तो हम देखते हैं हमारे पास में क्या-क्या लाभ और हानियाँ हुई। तो बच्चों, बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। अब हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि 2 इस पूरे चैप्टर में, यानी कि 7 पंचवर्षीय योजना, यानी कि 1950 से लेके 1990 तक, हम देखते हैं कि कृषि और उद्योगों को अगर अपन बहुत संक्षिप्त में अगर देखें तो कृषि की स्थिति, कृषि प्रधान देश, लेकिन कृषि की उत्पादकता कम, खाद्यान्नों पर भी हम आश्रित। तो धीरे-धीरे हरित क्रांति और हरित क्रांति की वजह से हमारे प्रोडक्शन में इतनी वृद्धि हुई, हमारे आयात घटे और खाद्यान्नों को हमने निर्यात करना शुरू किया। फिर हम देखते हैं कि जो उद्योगों की स्थिति जहाँ हम केवल सूती वस्त्र, पटसन उद्योग तक ही सीमित थे, हम बहुत सारे उद्योगों की ओर आगे और बढ़े। यानी कि हमने लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योगों में हमने इस अवधि में हम आगे की ओर बढ़े। लेकिन बच्चों, फिर भी ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में थी, यानी कि बहुत बड़े प्रयास करने की आवश्यकता थी। देश अब भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन की ओर अग्रसर था और बहुत बड़े विदेशी ऋण भी भारतीयों के ऊपर थे। यानी कि एक बहुत बड़े अध्याय की कहीं न कहीं कमी थी, जो भारतीय इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला। जहाँ तक हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई परिवर्तन आया तो बेटा वो 1991 की आर्थिक नीति है, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि 1991 की आर्थिक नीति के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसमें कितने प्रकार से एक बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला। मुझे उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा दूसरा चैप्टर था। तो बच्चों, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।